नमस्कार मित्रों, शिक्षा तरुण के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तरुण के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रही हैं वो खास है। उनका परिचय शुरू करने से पहले मैं राष्ट्रकवि दिनकर की 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। जी हाँ, आज की शख्सियत, आज की जो हमारी मेहमान है वो ऐसे ही शख्सियत है, ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी है जिन्होंने अपने हौसलों से, अपने आत्मबल से एक ऐसे ही दुनिया का निर्माण किया है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मुजफ्फरपुर से श्रीमती सुश्री डॉक्टर संगीता अग्रवाल दीदी। डॉक्टर संगीता अग्रवाल दीदी एक समाज सेवी हैं, फिलहाल एलएस कॉलेज में संस्कृत की प्रोफेसर हैं और इनके बारे में बहुत सारी बातें कहने को है। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। दीदी ने बचपन से ही दुनिया की खूबसूरती को अनुभव नहीं किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आत्मबल से, आत्मज्ञान से ऐसी खूबसूरत दुनिया का निर्माण किया है कि आप जब जानेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तरुण के साथ में। जी नमस्कार। दीदी, कहते हैं कि दुनिया की खूबसूरती को देखकर हमारे मन में खूबसूरत विचार आते हैं, वो विचार संकल्प के रूप में आते हैं और उस संकल्प से हमारा व्यक्तित्व बनता है और वो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी बनता है। लेकिन आपने तो दुनिया की खूबसूरती को अनुभव नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने इतनी खूबसूरत दुनिया का निर्माण कैसे कर लिया? जरा बताएं हमारे दर्शकों को अपने जीवन यात्रा के बारे में। जी रौनक जी, सबसे पहले मैं आपको और शिक्षा तरु को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने फेसबुक चैनल के माध्यम से मुझे साक्षात्कार का अवसर दिया है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मानव जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सब में मानव श्रेष्ठ है, इसलिए मानव जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि अपने इस बहुमूल्य जीवन को वह उसकी सार्थकता के लिए प्रयास करता रहे। एक एक क्षण को भी उपयोग कैसे कर सकें उसके लिए प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपने जो प्रश्न पूछा है ये सर्वथा उचित ही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनमें से हमारी जो एक नयन रूपी जो ज्ञानेंद्रिय है वो 85% हमारे बाह्य भौतिक ज्ञान को ग्रहण करने में सहायक होती है। बाकी की जो 4 इंद्रियां हैं, घ्राण, रसना, त्वचा और श्रोत्र, इनसे मात्र हम 15% बाह्य ज्ञान की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसा होते हुए भी बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये कैसे संभव होता है कि मैं ही नहीं और दृष्टिहीन लोग भी किस प्रकार से अपने लिए जीवन में सफलता के रास्ते तलाश पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी, आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगी कि ये तो सत्य है कि प्रकृति ने हमें यह सुविधा नहीं प्रदान की है कि मैं अपनी आंखों से इस बाह्य जगत को, इस भौतिक संसार को या रूप को देख सकूं, किंतु इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है इस विषय का, और वो हमें कहीं ना कहीं अंतःकरण से जोड़ता है। और वह अंतःकरण से जुड़ने का प्रयास हमारा, और उसके माध्यम से अपने मन से, अपने अंतःकरण से विश्व का अनुभव करने का जो हमारा ये प्रयास है, वही कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आज जुड़ने की बात चली है तो मेरे ध्यान में एक और बात आई। आज योग दिवस है। मैं अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को योग दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और आपसे ये बताना चाहती हूँ कि योग ने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग केवल उतना मात्र नहीं है जितना हम समझते हैं
कि प्राणायाम कर लिया, व्यायाम कर लिया, इतना ही मात्र योग नहीं है। योग को बहुत करीब से, योग के दर्शन को समझने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि सौभाग्य से मैं संस्कृत की छात्रा रही हूँ और अपने विद्यार्थी जीवन में ही मुझे योग दर्शन पढ़ने का अवसर मिला। तो मैं आज योग के बारे में 2-3 बहुत सुंदर छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी, जिनसे कोई भी व्यक्ति लाभान्वित होकर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। योग की एक बहुत खूबसूरत परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता में हमें मिलती है, जो ये कहती है, समत्वम योग उच्यते। योग बैलेंसिंग को कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी दुख, कभी सुख, कभी शीतोष्ण, कभी किसी भी प्रकार की कठिनाइयां और कभी बहुत उचित अवसर मिलना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। इन सभी स्थितियों में बहुत अधिक प्रसन्न ना होना और जब विकट परिस्थितियां हो तो दुखी ना होना, इसे ही बैलेंसिंग कहते हैं। और यह योग के अभ्यास से ही संभव हो पाता है। यदि प्रतिदिन के जीवन में ही हम दुख और सुख दोनों का अनुभव करते हैं, तो यदि व्यक्ति प्रारंभ से ये प्रयास करे कि मुझे अपनी कठिनाइयों में बहुत अधिक विचलित नहीं होना है और मुझे अपने सुख में जब मुझे सफलताएं मिलें तो उसमें मुझे बहुत अधिक गर्व नहीं करना है, एक बैलेंस बना के रखना है अपने जीवन में। यदि नित्य प्रति के जीवन, अपने जीवन में हम इसका अभ्यास करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर बनता है। और सौभाग्य से इसे अपने जीवन में अनुभव करने का मुझे अवसर मिला है। योग के बारे में एक और बात कहते हैं, योग की एक बहुत सुंदर परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है, वो है योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात योग का मतलब है कि आप जो भी कार्य करें उससे जुड़ कर करें। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग मैंने जुड़ना। जब भी आप जोड़ते हैं तो आप कहते हैं ना योगफल ये हुआ, तो योग मतलब जुड़ना। तो जब कोई भी व्यक्ति, जैसे छोटे छोटे कार्य भी जब हम करते हैं और उन कार्यों को जब हम पूरी तल्लीनता से करते हैं तो वही योग है। योग में कहा गया है कि युक्त आहार विहार से, व्यक्ति भोजन भी करे तो बहुत तन्मयता से करे। यदि अपना आनंद विहार कर रहा है तो भी बहुत तन्मयता से करे। और उसके साथ साथ यदि व्यक्ति यदि निद्रा ले रहा है तो भी वह पूरी तरह से अपनी निद्रा को ले। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि व्यक्ति इन सब चीजों का पालन करता है और अपनी क्षमताओं को पहचान कर तदनुरूप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करके और युक्त मन से, यानी योग की साधना करते हुए अर्थात पूरी तन्मयता से उसकी ओर अगर प्रवृत्त होता है तो कोई कारण नहीं है कि उसे सफलता न मिले। और इसे मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी कार्य में अगर योग के साथ कार्य किया जाए तो पूरी तरह से लोग सफल होते हैं और एक बैलेंसिंग भी होती है उसमें। दीदी, हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने कि आपका हार्दिक धन्यवाद किया है, स्वागत किया है इस कार्यक्रम में। मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ लूँ। आशीष दास जी हैं, राजू जी हैं, और राजू बनियार जी गुजरात से हैं, आशीष जी सुपौल से हैं, अमित वांगड़ जी दिल्ली से हैं, रोशन कुमार भगत जी आपका स्वागत करते हैं सहरसा से, श्वेता सिन्हा जी पटना से आपका स्वागत कर रही हैं, अशरफ अली जी अहमदाबाद से आपका स्वागत कर रहे हैं। अमित वांगड़ जी ने कहा है कि योग इज बैलेंसिंग, वेरी नाइस कहा आपने मैडम। तो ये तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में। जी, मैं अपनी ओर से अपने सभी सुनने वालों को और इस कार्यक्रम को देखने वालों को मैं पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जी दीदी, आप भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी नेत्रविहीनता को मात देकर संस्कृत जैसे कठिन विषय में पीएचडी किया और आज एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हैं। कैसे तय किया आपने इतना कठिन सफर दीदी, जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, प्रायः
लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने शिक्षा अर्जित की, ऊंची शिक्षा प्राप्त की, ये तो ठीक है, लेकिन आपने संस्कृत को ही क्यों चुना? तो जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मेरा परिवार एक आर्य समाज को मानने वाला परिवार है। सत्य जी, सनातन वैदिक धर्म में आस्था रखता है हमारा परिवार। जी, जी, और जैसे आजकल सभी बच्चों को 3 साल या 4 साल के होते ही उन्हें जी, कॉन्वेंट्स में डाल दिया जाता है, उनका नामांकन कराया जाता है, उसी जी, प्रकार हमारे यहाँ भी परंपरा थी। मेरे सभी भाई बहनों की तरह या मेरे चाचा और बुआ की तरह मुझे भी जी, एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाया गया जब मैं 4 साल की हुई। जी, लेकिन जी, क्योंकि ये दृष्टि विहीनता को लेकर ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए स्कूल के लोगों को ये पता नहीं था कि वो मुझे कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। इसलिए जी, 1 महीने के बाद स्कूल ने मुझे अपने यहाँ शिक्षित करने से, शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फल ये जी, हुआ कि मेरा नाम उस स्कूल से हटा दिया गया। उस स्थिति में बड़ी विकट स्थिति मेरे अभिभावकों के सामने उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि जी, पढ़ने की उम्र थी और मैं पढ़ नहीं पाती थी। और पढ़ना आप जानते हैं कि शिक्षा जो है ये जीवन के लिए बहुत अनिवार्य अंग है। उस समय जी, मुजफ्फरपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही मेरे अभिभावकों को ये भी पता था कि किस प्रकार से कोई दृष्टिहीन बच्चा पढ़ भी सकता है। ये उनको तनिक भी इसका अनुभव या जानकारी उनके पास नहीं थी। ऐसे में मेरे दादाजी ने आर्य समाज से एक संस्कृत शिक्षक को बुलाना आरंभ कर दिया। वो घर पर आके मुझे संस्कृत के मंत्र, श्लोक इत्यादि रटवाते थे। तो जी, वो प्रारंभिक मेरी शिक्षा वहीं से हुई। और साथ में एक संगीत शिक्षक आते थे जो कुछ संगीत वगैरह की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन इससे मेरे माता पिता को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने देश भर में जानने का ये प्रयास किया कि कहाँ वो मुझे पढ़ा सकते हैं या मेरे जैसे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कहाँ उपलब्ध है। तो बहुत जगह देखते देखते अंत में दिल्ली में एक विद्यालय में 6 साल की उम्र में मेरा नामांकन हुआ, राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या विद्यालय। संयोग से जी, वो स्कूल भी आर्य समाज की एक संस्था द्वारा, सामाजिक संस्था द्वारा संचालित होता था। तो जी, वहाँ मुझे छात्रावास में रहने के लिए दिल्ली भेजने की बात हुई। परिवार में विरोध भी हुआ कि भाई दिखता नहीं है, छात्रावास में कैसे रहेंगे, क्या होगा। लेकिन मेरी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कठोर निर्णय लिया गया और मैं दिल्ली गई। सन जी, 1970 में, 71 में मेरा जी, दिल्ली में नामांकन हुआ। और तब जी, से मैंने दिल्ली में रहते हुए अपना सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छे अंक हुए। पूरे दिल्ली बोर्ड में 10वीं स्थान मैंने प्राप्त किया था। वाह! तो जी, जी, जी 1980 में। उसके बाद वहाँ मैंने जानकी देवी कॉलेज है, वहाँ मैंने संस्कृत ऑनर्स की पढ़ने का मैंने निर्णय किया, क्योंकि जी, संस्कृत से मेरा संस्कृत के प्रति रुझान बहुत आरंभ से ही था। तो इच्छा थी कि मैं संस्कृत को ही अपना विषय चुनूं और आगे पढूं। किंतु जी, यहाँ फिर एक समस्या उत्पन्न हो गई। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारे यहाँ जो भी ब्लाइंड बच्चे पढ़ने आते हैं वो पास कोर्स लेते हैं। एक तो ऑनर्स कभी किसी ने किया नहीं, बहुत कठिन विषय होता है, जी, विषय जी, उसमें काफी डीप स्टडी करनी पड़ती है। और फिर आप कहते हैं कि इनको हमने संस्कृत में ऑनर्स कराना है, तो ये तो बिल्कुल ही असंभव है एक दृष्टिहीन के लिए। ये जी, जी, हम इनका बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो उस स्थिति में फिर कुछ निराशा हुई। लेकिन एक बार फिर प्रयास करते हुए हमने प्रिंसिपल से मुलाकात की और मेरी माताजी गई थी एडमिशन के लिए दिल्ली। उन्होंने जी, उनसे कहा कि आप 4-6 महीने के लिए रख कर देख लीजिए, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर आप इनको पास कोर्स में शिफ्ट कर एडमिशन करवा दीजिएगा, लीजिए। ट्रांसफर एडमिशन इनका पास कोर्स में आप ले लीजिएगा। तो जी, इस बात पर प्रिंसिपल तैयार हुई और तब मैंने संस्कृत ऑनर्स की पढ़ाई प्रारंभ की। मैं पहली छात्रा थी वहाँ संस्कृत विषय से पढ़ने में, दृष्टिहीन छात्रा। जी, मेरी कक्षा में 45 और दूसरी छात्राएं थी और मैं अकेली थी। जी, लेकिन जी, मैं अपनी ब्रेल के माध्यम से और बहुत मनोयोग से
क्योंकि जी क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना था क्योंकि मुझे जी ये जी सिद्ध करना था कि मैं संस्कृत ऑनर्स करने में सक्षम हूँ। इसलिए कहीं वो मुझे पास कोर्स में फिर से शिफ्ट ना कर दें, इसलिए मैंने बहुत मनोयोग से अपनी पढ़ाई को पढ़ा। और 3 साल बाद सन 1983 में जब बीए ऑनर्स का रिजल्ट हुआ, तो आप जी। मानेंगे नहीं, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं प्रथम स्थान पर आई, पूरे दिल्ली वाह। विश्वविद्यालय में। जी। जी दीदी। तो ये जो इस प्रकार का जो रिजल्ट हुआ, इससे जी मुझे जी और आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली। और तब मेरी उन्होंने भी, हमारी जो प्रिंसिपल थी वो उस समय वो वही थी जो हमारे मेरे एडमिशन के समय थी, तो उन्होंने इस जी जी बात को स्वीकारा कि मैंने जो इनके बारे में असेसमेंट किया था वो कहीं कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई, और अगर उस समय मैं मेरी बात मानकर ये पास कोर्स लेती तो निश्चित रूप से ये इनके साथ अन्याय होता। तो जी जी उसके बाद फिर मैंने एमए किया संस्कृत में, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। एमफिल जी किया, दौलत राम कॉलेज में थी मैं एमए के दौरान, और एमफिल और पीएचडी के दौरान मैं वहाँ रही दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी विमेन हॉस्टल में। वहाँ जी रहकर जी मैंने अपनी पढ़ाई की, और वहाँ पढ़ते हुए मैंने सन 1992 में अपना शोध कार्य संपन्न किया, पीएचडी कर ली थी। और जी जी उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं दिल्ली में ही रह के अपने कैरियर को आगे बढ़ाती, वहाँ लेक्चरशिप करती, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं मुजफ्फरपुर आऊं। और क्योंकि पिछले 22 सालों से मैं दिल्ली में थी, और ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत खटकती थी कि क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ब्लाइंड बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे 22 साल तक यहाँ रहना पड़ा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती थी कि क्योंकि बिहार में और खासकर मेरे जिले में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर मैंने वापस आने का निर्णय किया, और सन 1993 में मैं कॉन्वोकेशन के बाद मुजफ्फरपुर आई, और यहाँ सन 1993 में ही मैंने शुभम विकलांग विकास संस्थान की नींव रखी। उस समय दीदी लेक्चर। दीदी जी। दीदी, क्षमा जी चाहता हूँ कहिए। आपको रोकना चाहता हूँ। शुभम पर हम आगे बात करते हैं डिटेल से। फिलहाल जी जी कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, वो हम ले लेते हैं दीदी। हाँ, जी ये हमारे एक आशीष दास जी ने लिखा है, व्हाई हैव यू चूजन संस्कृत में। इनका जवाब तो आ गया है। जी। अमित वांगड़ जी दिल्ली से लिखते हैं कि संस्कृत सीखने का सबसे आसान उपाय क्या है दीदी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। संस्कृत सीखने का सबसे आसान उपाय क्या है दीदी। और इनका ही दूसरा सवाल वो भी मैं रख दूं साथ ही साथ। ये दूसरा सवाल भी पूछते हैं कि क्या संस्कृत सीखने से हम भारतीय सनातन धर्म को भी जान सकते हैं। ये दो सवाल है, अमित वांगड़ जी जी दिल्ली से पूछ रहे हैं। जी, मुझे बहुत खुशी है कि अमित जी संस्कृत सीखना चाहते हैं, नहीं तो जी बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत जैसे विषय में रुचि रखते हैं। अमित जी जी, संस्कृत सीखना बहुत सरल है, और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके यहाँ आरएसएस की एक संस्कृत भारती नाम का विंग है। जैसे जी आरएसएस में बीजेपी और संस्कार भारती, इस तरह के विंग अलग अलग हैं, वैसे ही संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कृत भारती विंग है। वहां पर संस्कृत शिक्षण के छोटे छोटे पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और संस्कृत सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल यूट्यूब पर भी संस्कृत सीखने के लिए बहुत सी सामग्री उपलब्ध है। यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो वहां भी आप जाकर अपनी जिज्ञासा के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। और यदि उसके बाद भी आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, तो कोई शिक्षक होंगे जो आपके बगल में स्कूल्स हैं जहाँ संस्कृत इत्यादि पढ़ाई जाती होगी, तो वहां जी आप संपर्क करके संस्कृत सीख सकते हैं। जी। और एक और प्रश्न हाँ, दूसरा इनका प्रश्न था, था। क्या संस्कृत सीखने से हम भारतीय सनातन धर्म को भी जान सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति को जानने का सबसे सटीक माध्यम यदि कोई है तो वो संस्कृत ही है। यद्यपि संस्कृत भाषा के ग्रंथों का, बहुत से ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है,
लेकिन हम सब ये जानते ही हैं कि अनुवाद जो होते हैं उनको पढ़ना और मूल ग्रंथ को पढ़ने में बहुत अंतर होता है। यदि आप संस्कृत सीखकर मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को बहुत करीब से जान सकते हैं। और मुझे तो कहने में ये गर्व होता है कि सनातन धर्म केवल हमारा ही नहीं, इसमें इसके जो तत्व हैं वो इसे विश्व धर्म होने की क्षमता प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से इसीलिए बहुत सारे लोग स्वेच्छा से इस धर्म का अनुपालन करते हैं। जबरन किसी पर, बलात् किसी पर ये धर्म लादा नहीं जाता और ना ही इसकी आवश्यकता ही है। जी जी, अमित जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अजय कुमार जी, दीदी अजय कुमार जी सहरसा से लिख रहे हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मैडम आपने अपने जीवन में ढेर सारी परिस्थितियों का सामना किया है, तो आपको इतनी सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जी, मैंने अभी चर्चा की कि आज योग दिवस है और योग ऐसा साधन है, ये एक साधना है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि सबसे पहले हम अपने अंदर विद्यमान जो सकारात्मक चीजें हैं, अपने अंदर जो विद्यमान क्षमताएं हैं, उनको खोजें। मान लीजिए मुझे दिखता नहीं और सब लोग मुझे कहते थे इसे दिखता नहीं तो ये क्या करेगी, ये क्या कर सकेगी, इस तरह की चर्चाएं मेरे बारे में मेरे अगल बगल के लोग किया करते थे। यदि मैं उनसे भ्रमित हो जाती उनकी उन चर्चाओं से, तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि मेरे अंदर यद्यपि दृष्टि की बाधा है, लेकिन इसके अतिरिक्त कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जिनका विकास मैं अपने अंदर कर सकती हूँ। और ये मुझे एहसास तब हुआ जब मेरा राष्ट्रीय विरजानंद कन्या विद्यालय में नामांकन हुआ। यहाँ पर मेरे जैसी 200 और लड़कियां पढ़ती थी जिनको दिखता नहीं था, और उनके साथ जब मैं बहुत अच्छे से खेलती कूदती थी, पढ़ती थी, अपनी बातों को शेयर करती थी, तभी मुझे ये बल मिला अंदर से कि मुझे लगा कि मैं भी सबके समान खुश रह सकती हूँ और अपने जीवन में आगे जा सकती हूँ। यद्यपि बहुत से ऐसी चीजें थी हमारे घर में, जैसे बच्चे खेला करते थे ऐसे खेल जिनमें मैं खेल नहीं पाती थी, मुझे साइकिलिंग का शौक था लेकिन मैं कर नहीं सकती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उनसे निराश होने के ना होकर मैंने क्या किया कि अपने आप को शिक्षा की तरफ मोड़ा, पढ़ाई की तरफ मोड़ा, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें मैं अपना कैरियर बना सकती हूँ। और इसलिए उसमें मैंने अपने आप को मग्न कर लिया, शिक्षा में, पढ़ाई में। इसी कारण मुझे लगता है कि कुछ सफलताएं जो मुझे मिल पाई, वो उसका एक कारण अपने आप को पूरे मनोयोग से जिस कार्य को मैं कर सकने में सक्षम थी उस ओर अपने आप को जो मैंने लगाया, और जिन कार्यों को मैं नहीं कर सकती थी उनकी ओर से मैंने अपने ध्यान को हटाया। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सफलताएं मुझे मिली। और प्रत्येक व्यक्ति को ये के जीवन में, क्योंकि सर्वांग पूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, प्रत्येक में कुछ कमियां और कुछ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हुआ करते हैं। तो सबसे पहला ये आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में कि वो अपने अंदर जो क्षमताएं हैं उनको पहचाने। कहते हैं कि व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं, एक तो उसका बायोलॉजिकल बर्थ जो उसका होता है, और दूसरा जन्म व्यक्ति का तब होता है जिस दिन वो ये पहचान जाता है कि उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं और किन क्षमताओं को, उन क्षमताओं को विकसित करते हुए उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो व्यक्ति का वास्तविक दूसरा जन्म होता है। तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और बचपन से माता पिता को भी बच्चे के अंदर देखकर बच्चे को उस ओर प्रेरित करना चाहिए। जी दीदी, बहुत ही सही कहा आपने दीदी, और काफी प्रेरणाओं से भरी हुई है आपकी जिंदगी। हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। कुछ और मैसेज ले लेते हैं दीदी। शिल्पी रौनक जी पटना से लिख रही है, वेलकम मैम। मंजेश जी ने लिखा है, मैं 2-4 पढ़ लेता हूँ फिर आप एक बार ही जवाब दे दीजिएगा दीदी, क्योंकि मैसेज कुछ ज्यादा है इसलिए एक साथ में पढ़ लेता हूँ। मंजेश जी ने लिखा है तो शिक्षा तरु के बारे में, नमस्कार सर, वैसे तो पिछले 1 वर्ष से शिक्षा तरु को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब
शिक्षा तंत्र के सदस्यों को कर्मठता के साथ काम करते हुए देखता हूँ। सर, मुझे भी सेवा करने का अवसर प्रदान करें, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल मंजेश जी, हम आपसे संपर्क करेंगे। वंशी भगत जी लिखते हैं, ट्रिमेंडस दीदी। मितेश मलिक जी सुपौल से लिख रहे हैं कि डॉक्टर अग्रवाल मैडम को प्रणाम, अच्छा लग रहा है सुनकर। मीनम एस कुमार हैं दीदी, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने लिखा है कि हैव नो वर्ड्स फॉर यू मैम, कंप्लीटली स्पीचलेस। आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत। और विजय कुमार जी, उनका मैसेज है कि वेरी ट्रूथफुल, वेरी फ्रूटफुल स्पीच बाय दीदी। इन सारे लोगों ने दीदी आपके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और आपको अपनी प्रेरणा के रूप में माना है दीदी। मेरी ओर से भी सबके प्रति आभार। और अब और मैं क्या कहूँ, मैं जो सत्य है उसी बताने का मैंने प्रयास किया है आप सबके बीच में। आइए लौटते हैं दीदी आपके संस्था की ओर। आपने जो बताया, अभी बता रही थी पिछली, जो शुभम की आपने स्थापना की, शुभम में किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ की स्थापना का क्या आपका उद्देश्य क्या था दीदी? कि हम चर्चा कर रहे थे कि जब 1993 में मैंने ये निर्णय किया और जब मैं वापस आई, उस समय मैंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसको कहीं पर भी प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि मुझे लेक्चरर बनना था, ऐसा मैंने बचपन से ही ये ठान रखा था। तो क्योंकि यहाँ बिहार में इस तरह की कोई कहीं कहीं दूर तक ऐसी संभावनाएं नहीं लगती थी, इसलिए पहले सन 1993 में मैंने शुभम की स्थापना की। सबसे पहले मैंने यहाँ दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के लिए एक आवासीय व्यवस्था प्रारंभ की। आरंभ में 2 ही बच्चे थे, उनको हमने अपने यहाँ रखना प्रारंभ किया और उन्हें पढ़ाना, मैंने स्वयं पढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे और बच्चे आने लगे और मैंने और शिक्षकों को भी वहाँ नियुक्त किया। और इस प्रकार सरकार से कोई मदद नहीं थी, लेकिन समाज का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा। और विशेषकर यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेरे परिवारजनों का मेरे आगे बढ़ने में बहुमूल्य सहयोग रहा। मेरे पिताजी ने अपना फार्म हाउस इस कार्य के लिए मुझे दिया और हमारे फार्म हाउस में ही हमारा आवासीय विद्यालय चलने लगा। और इस प्रकार से सन 1993 में इसकी स्थापना हुई। इन बिटवीन सन 1996 में बीपीएससी में से कुछ नौकरियां निकली, लेक्चरशिप की पोस्ट निकली, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। और यहाँ के स्थानीय बिहार बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के जो एक प्रमुख महाविद्यालय है लंगट सिंह कॉलेज, वहाँ मुझे सेवा योगदान करने का अवसर सन 1996 में मिला। तब से आज तक मैं अभी प्रोफेसर के पद में हूँ और अभी मैं लंगट सिंह महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा भी हूँ। और साथ ही तब से लेकर निरंतर पिछले 27 वर्षों से शुभम को भी मैं मेरी देखरेख में संचालित हो रहा है। यद्यपि वहाँ 20 और लोग काम करते हैं, शिक्षक हैं, दूसरे कर्मी हैं, छात्रावास के लोग हैं, वो सब रहते हैं। तो हम बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को, और फिर बाद में हमने बधिर बच्चों को भी वहाँ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की शिक्षा हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता और कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी तबके का हो, क्योंकि हमें ये पता है कि जो दिव्यांगता है, विकलांगता है, वो प्रायः गरीबी में ही होती है। प्रायः 95% बच्चे हमारे विद्यालय के जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, जिनके माता पिता उनके लिए कुछ भी खर्च करने में अक्षम है, नहीं कर पाते हैं। तो हमने इसलिए अपने विद्यालय को पूर्णतः निःशुल्क रखा है और समाज के सहयोग से इसका संचालन आज तक हम करते रहे हैं और भली प्रकार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संगीत की, खेलकूद की, चित्रकला की, दूसरी और प्रशिक्षण भी, कंप्यूटर का प्रशिक्षण हम देते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिलहाल हम लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण जो अपने दृष्टिहीन और बधिर बच्चों को दे रहे हैं, उसमें शिक्षा तरु का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। शिक्षा तरु की ओर से एक शिक्षक को उपलब्ध कराया गया है जिसका मासिक वेतन
हमें शिक्षा तरु की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं और लोगों की मदद से हम अपनी संस्था में लगभग 70 से 80 बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको रखते हैं, उनके भोजन दीदी इत्यादि की व्यवस्था दीदी करते हैं। दीदी जी दीदी मैंने पढ़ा है कि आपके कुछ बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल के गेम को खेलने गए थे, जरा उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी, हमारे जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, आपको पता होगा कि क्रिकेट भी ब्लाइंड लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, फुटबॉल ब्लाइंड फुटबॉल की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, बैडमिंटन की जो प्रतियोगिताएं बधिर बच्चों के लिए होती हैं, उनमें हमारे विद्यालय के बच्चे बिहार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्योंकि बिहार में काम करने वाली हमारी संस्था एक अच्छा काम कर रही है। अतः हमें अपने बच्चों की टीम, अपनी टीम को शुभम से बिहार की टीम, बिहार की ओर से खेलने का अपने बच्चों को हम अवसर दे पाते हैं, ये मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी जी होती है और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं इसमें। जी दीदी। जी दीदी मेरा अगला सवाल है कि अभी फरवरी के माह में या जनवरी के माह में आपको एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीदी, थोड़ा इसके बारे में हमारे जी दर्शकों को बताएं दीदी। जी, राष्ट्रीय पुरस्कार एक विश्व विकलांग दिवस होता है, आप सबको पता होगा, ये 3 दिसंबर को हुआ करता है। जी तो 3 दिसंबर को मुझे विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था और ये मुझे उपराष्ट्रपति जी के हाथों दिया गया और फिर बाद में हम राष्ट्रपति जी से भी भेंट हमारी हुई उस दिन। तो जी ये पुरस्कार मुझे रोल मॉडल कैटेगरी में मिला है, रोल मॉडल कैटेगरी फीमेल में, कि जी और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होती है कि मैं ये पुरस्कार जो बिहार को जो मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, वो 15 सालों के बाद मिला है। इससे पूर्व सन 2004 में किसी विकलांग व्यक्ति को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसके बाद 15 वर्षों तक बिहार में कोई पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार की ओर से नहीं किसी को मिला था। तो सन 2019 में ये पुरस्कार मुझे दिया गया। और रौनक जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी, ये जी मुझे मेरे जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो मैं कार्य करती हूँ, केवल शुभम में हम लोग केवल बच्चों को ही नहीं पढ़ाते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज पूरे बिहार में, पूरे 38 जिलों में जितने भी ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको जो ब्रेल पुस्तकों की आवश्यकता होती है, उन पुस्तकों की आपूर्ति हमारा ही संस्थान मेरी देखरेख में करता है। इस तरह के और भी बहुत से दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए हम कार्य करते हैं, जिसके लिए इस पुरस्कार के लिए, जिस कारण से मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। और दीदी, आपको ये संपूर्ण शिक्षा गुरु परिवार की ओर से दीदी आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपको इस आपने बिहार का नाम रोशन किया है, पूरे महिला समाज का नाम रोशन किया है दीदी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ जी अपने दर्शकों के और धन्यवाद। सवाल ले लूं दीदी। जी दीदी, जी मैं कुछ जी दर्शकों के और सवाल और कुछ मैसेज ले लूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दीदी। जी बिल्कुल। मंजेश कुमार जी लिखते हैं कि दीदी आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरित हो रहे हैं। अशरफ अली जी लिखते हैं कि दीदी हमारी नई पीढ़ी के लिए आप आदर्श हैं, आपने संस्कृत जैसे विषय को चुना है। सीमा गुप्ता जी लिखती है कि कमेंडेबल जॉब है आपका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता महाराज जी गुड इवनिंग आपको कर रही हैं। राजीव अग्रवाल जी भी आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं। बंशी भगत जी लिखते हैं कि शिक्षा तरु की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप शिक्षा तरु के लिए आदर्श हो दीदी। हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हाँ मैं तो अपनी आप बात को थोड़ा सा और आगे हाँ बढ़ाऊं प्लीज कि प्लीज दीदी। जी जी जी, कि इस तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना एक बात है, और राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिले चाहे ना मिले, मैंने अपने जीवन को इस ओर लगाने का निर्णय तो 27 साल पूर्व ही कर लिया था। और इस जी प्रकार के जो पुरस्कार या सम्मान, या आप लोग जैसे जो लोग सम्मान देते हैं, तो वो मैं समझती हूँ कि जीवन के मार्ग पर चलते हुए वो विश्राम स्थल हैं, जिन पर कुछ देर रुक कर हमें और स्फूर्ति मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है, और अपने उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ने के में और मुझे प्रेरणा मिलती है। आप सबके इतने इस प्रकार का जो सहयोग मुझे मिल रहा है, आप सब इस प्रकार से जो उत्साहवर्धन करते हैं, इससे अपने कार्य को आगे और अधिक
अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरणा मुझे मिलती है, मुझे भी। जी, दीदी। दीदी, जी, हमारा कार्यक्रम अवसान की ओर बढ़ रहा है, थोड़ी-सी समय जी, की कमी जी। है। एक हाँ, सवाल, हाँ, अंतिम सवाल मैं आपसे रखना चाह रहा हूँ दीदी। जी, हज़ारों महिलाएँ आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं और प्रेरित होती हैं। लेकिन अभी भी कुछ छात्र-छात्राएँ थोड़ी-सी असफलता से घबरा कर जीवन से हार जाते हैं। जीवन में कुछ जी। ऐसा निर्णय कर लेते हैं जो कि काफ़ी दुखदायी होता है। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी दीदी? रौनक जी, मैंने इस कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था कि हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, अतः जी, व्यर्थ में इसे समाप्त करने के बारे में तो कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। इस जीवन के द्वारा इतने करने के लिए कार्य हैं कि जब कोई इस प्रकार की घटना मैं सुनती हूँ, तो बहुत ग्लानि होती है कि क्यों लोग इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। हम सब सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से ही हम लोग 4 युगों की को मानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो मैं जी, ये आपसे बताना चाहूँगी कि प्रत्येक युग में महिलाओं का, स्त्रियों का स्थान हमारे समाज में बहुत ऊँचा रहा है। हम लोग सतयुग की कथाएँ पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। तो जी, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को ही यह दायित्व दिया था। हमारे ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को भी शामिल किया था अपने कार्यों में। हमारे यहाँ फिनांस मिनिस्टर जो थी सतयुग में, लक्ष्मी महारानी थी। उसके बाद आज के युग में जो भी है। डिफेंस जी, और जो डिफेंस है वो दुर्गा जी के पास था, ब्रह्मा जी ने दिया था। और जो शिक्षा का जो कार्य था, मंत्रालय था, वो सरस्वती देवी को दिया गया था। तो जी, जी, हमारे यहाँ स्त्रियों का प्रारंभ से ही उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। यदि हम सतयुग के बाद यदि हम त्रेता युग में देखते हैं, तो हम सीता हमारे लिए आदर्श हैं। रामायण महाकाव्य में जो सीता का चरित्र है वो हमारे लिए जो है वो आदर्श है। सीता कहीं से भी हमें किसी भी प्रकार से वो दीनहीन नहीं लगती। श्री राम यदि ये 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो सीता को पर्दा प्रथा में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वतंत्र निर्णय लेकर श्री राम जी के साथ जाती हैं, श्री जी, रामचंद्र जी के साथ। और मांडवी भी भरत के साथ शालिग्राम में जाती हैं। यदि हम द्वापर को देखते हैं, तो जब द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का हारा और फिर बाद में अपनी पत्नी को भी जब हार गए वो, तो उनके भाइयों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन द्रौपदी ने खुलकर इसका विरोध किया। और जब जब उसका अपमान किया गया कुरु सभा में, तो उसने उसका भी बहुत पुरजोर विरोध किया। और जी, उसी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और केवल द्वापर ही नहीं, कलयुग में भी हम लोग देखते हैं, ये कहानी हम लोग नहीं जानते। 8वीं शती में हम लोग आदि शंकराचार्य जी को तो जानते ही हैं। जब वो जी, अपने 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 आप को स्थापित करने के लिए विभिन्न विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते थे और उन्हें परास्त कर रहे थे, उसी समय उनका मिथिला के मंडन मिश्र जी के साथ एक बार शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें मंडन मिश्र परास्त होने लगे। तो उसे देखकर मंडन मिश्र की पत्नी, धर्म पत्नी भारती ने जी, जी, शंकराचार्य जी के साथ संवाद किया और उसमें उनको पछाड़ा। तो जी, जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे सनातन धर्म में तो महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष माना गया है। ये जी, पिछले 1000 वर्षों से कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि जी, स्त्रियों की दशा कुछ हीन हो गई है, उन्हें शिक्षा से अलग कर दिया गया है। लेकिन जी, फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं और आज बहुत अनुकूल वातावरण है। ऐसी स्थिति में तो स्त्रियों को, महिलाओं को घबराना ही नहीं चाहिए। किसी जी, उनके पास हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर हैं। इसलिए जब भी अपने दिमाग में कभी इस तरह की कोई निराशापूर्ण विचार यदि किसी व्यक्ति के मन में आए, तो निश्चित रूप से उसे अपनी कमजोरियों को नहीं, अपनी जो जो उसके प्रबल, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो उसके अंदर गुण हैं, उनको पहचानते हुए और उनके आधार पर अपने को पुनः खड़ा करने का, आत्मबल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी दीदी 2 और जी हमारे दर्शक हैं, हम उनका जी ले लेते हैं मैसेज। अमित अग्रवाल जी लिखते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू दीदी, योर यंगर ब्रदर अमित। आपके भाई साहब हैं अमित अग्रवाल जी, वो उन्होंने लिखा है। और कार्तिक अजय अग्रवाल जी लिखते हैं, हेलो, कीप गोइंग द गुड वर्क, ऑल द बेस्ट। जी दीदी। जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीदी, पूरे शिक्षा तरु परिवार की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से हम आपको एक बार बहुत-बहुत बधाई देते हैं। आपकी जो उपलब्धियां हैं, आप समाज के लिए एक प्रेरणा हैं और समाज को हमेशा प्रेरित करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हमारे लिए प्रेरणा बनी रहे दीदी। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। हम इसी के जी। साथ विदा लेते हैं दर्शकों। एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ में आज हमारे साथ थी सुश्री डॉक्टर संगीता अग्रवाल दीदी। बहुत-बहुत धन्यवाद।